म्यूचुअल फंड हाउसेस कैसे हर महीने एक फैक्ट शीट अपलोड करती है, तो और उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं। तो पहले ये बताएं कि किस तरह की जानकारियां होती हैं एक फैक्ट शीट में, मोहे? Okay, we are straight on the question. Okay, all right. देखिए स्वाति, I think fact sheet is like, if I were to put it, it's like the जन्म पत्री of a mutual fund, right? तो आपको पूरी कुंडली देखने को मिल जाती है किसी भी फंड की, उसके अंदर में क्या है क्या नहीं है, और क्या उस फंड के गुण आपसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, राइट? सो वंस यू रीड अ फैक्ट शीट यू विल कम टू नो कि वो फंड आपके लिए बना है या नहीं बना है, उसमें क्या अच्छाइयां हैं क्या खराबियां हैं, और कहाँ उसने निवेश कर रखा है, कहाँ नहीं करना चाहिए था और फिर भी कर दिया है, क्या रिस्क रेटिंग है, रिस्कोमीटर पे क्या ग्रेड पर है, उसके रिस्क पैरामीटर्स क्या हैं, उसके रिटर्न्स क्या हैं, उसके एंट्री लोड, एग्जिट लोड, फंड मैनेजर, सब कुछ सब कुछ। तो जिस तरह से एक कुंडली आदमी के बारे में सब कुछ बता देता है, उसी तरह एक फैक्ट शीट एक फंड के बारे में एक पेज में या 2 पेज में आपको पूरी कहानी बयान कर देता है। सो इट्स अ तो क्रिस्प। इस जन्म कुंडली को निवेश करने के पहले देखना चाहिए या निवेश करने के बाद भी इस पे नजर रखनी चाहिए? नहीं, करने के बाद तो फिर क्या ही हो सकता है स्वाति। तो आई थिंक जब भी निवेश करने जाए सबसे पहले कुंडली जरूर मिला लीजिए, और अगर कुंडली में गुण मिलते हैं तो डेफिनेटली आप निवेश कर सकते हैं। बट सीरियस तरीके से अगर बताऊं तो पहले आपको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए, कभी भी जहां भी आप निवेश करना चाहें, ना सिर्फ म्यूचुअल फंड बट कोई भी प्रोडक्ट हो, राइट? यू हैव टू नो द प्लसेस एंड माइनसेस बेसिकली, और उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट करिए। तो एक 2 पेज का फैक्ट शीट पढ़ने में आपको कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप अभी देखेंगे, अगर हम अगर एक केस लेंगे स्वाति, तो कितना जल्दी से आप फैक्ट शीट को पढ़कर सब कुछ जान सकते हैं। तो फिर आप फटाफट बताना शुरू करें कि कहाँ पर दिखता है हर वेबसाइट पे। हर मैंने देखा है कि अमूमन सबके फ्रंट, मतलब जो होम पेज कहते हैं, होम पेज पे सामने कहीं कहीं कोने में दिख जाता है अमूमन किसी भी एएमसी की वेबसाइट पे। तो मोस्टली मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक मैं बोलता भी रहूंगा। तो मोस्टली हम्म सारे फैक्ट शीट्स का जो होता है, हम्म सारे फंड की जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सॉरी, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ, ठीक है, ओके, दिख रहा है। परफेक्ट। सो आप किसी भी फंड की वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पर आपको कुछ कुछ ऑप्शंस हमेशा मिलेंगे, और एक ऑप्शन होगा डाउनलोड्स का। हम्म तो आप जहां भी जाएंगे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये मिराए का हमने एक वेबसाइट खोला, हम्म काफी अच्छा और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाया है इन लोगों ने। तो यहाँ देखिए, अबाउट अस, फंड्स एंड फैसिलिटीज, नॉलेज सेंटर, इन्वेस्टर हब, पार्टनर कॉर्नर एंड डाउनलोड्स। हम्म डाउनलोड्स के अंदर में आप देखें तो एक बड़ा हेडिंग आपको दिख रहा है, फैक्ट शीट एंड पोर्टफोलियो। तो अगर करेक्ट। आपको किसी स्कीम का पूरा पोर्टफोलियो देखना है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और फैक्ट शीट्स आपको सारे स्कीम्स की यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये फैक्ट शीट्स में आप आ गए, और यहाँ पर आपको मिराई के सारे स्कीम्स का फैक्ट शीट्स आपको मिल गया, राइट? तो ये हम्म हो गया मिराई। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैनरा रोबैको का वेबसाइट। सो लेट से हम हम्म कैनरा रोबैको के मेन वेबसाइट्स पे जाते हैं, canrarobacco.com। ठीक है, हम यहाँ पर गए। अब यहाँ पर आपको फ्रंट पेज पे इतनी आसानी से कुछ नहीं मिल रहा है, कोई हेडलाइन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप जाइए, ये जो 3 बार लगे हुए हैं, आप हम्म देखेंगे इनके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ आपको फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स मिल जाएगा। हम्म फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स के अंदर में आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, किम, सिड और सब कुछ, और फैक्ट शीट। तो यहाँ पर भी हम फैक्ट शीट के अंदर चले जाते हैं, और अगेन आपको फैक्ट शीट्स मंथ वाइज मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है, तो अभी जो लास्ट मंथ होता है, हम्म हर मंथ, तो जून की फैक्ट शीट्स करीब 9 से 12 जुलाई के बीच में पब्लिश होती हैं। ओके। हर मंथ के नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ में 9 से हम्म 15 तारीख के बीच में सारे ही फंड हाउसेस अपनी अपनी फैक्ट शीट्स रिलीज करते हैं। हम्म तो इन्होंने ये फैक्ट शीट 9 जुलाई को रिलीज करी है जून की, तो हम जून की फैक्ट शीट में चले जाते हैं। उसी तरह हम मिराय में वापस आते हैं। हम्म सॉरी, हाँ, मिराय में डाउनलोड्स में हम फैक्ट शीट्स में गए। फैक्ट शीट में यहाँ पर जुलाई दिखा रहे हैं, क्योंकि जून की जो फैक्ट शीट है वो जुलाई में पब्लिश करते हैं, तो इन्होंने जुलाई करके दिखा रखा है। आप यहाँ जाइए, जो भी लास्ट डेट है, आपको जब भी फैक्ट शीट देखनी है तो सीधा एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है।
तो आप उस PDF को खोल लीजिए और ये आपको मिराई की सारी ही स्कीम्स की फैक्ट शीट मिल गई है। तो हमारे पास में कैनरा रोबेको और मिराई की दोनों की फैक्ट शीट आ गई है। अब स्वाति कोई एक कैटेगरी का कुछ स्कीम उठा ले, आप बताइए। मेरे के अगर देख रहे हैं तो लार्ज एंड मिड कैप फंड जो मेरे का है, इमर्जिंग ब्लू चिप जो सबसे पॉपुलर फंड है इनका। करेक्ट। चलिए ठीक है, तो आ जाइए। इंडेक्स आपको मिल जाता है, इंडेक्स में आप देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है आपको ये फंड, इक्विटी फंड इमर्जिंग ब्लू चिप, पेज नंबर 21। हम पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं। ये रहा आपका इमर्जिंग ब्लू चिप का फैक्ट शीट बेसिकली, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। कैनरा रोबेको का भी सेम कैटेगरी ले लेते हैं। हमने जून के फैक्ट शीट्स में गए थे, जून के फैक्ट शीट्स में हम इंडेक्स में देख लेते हैं। और यहाँ पर इमर्जिंग इक्विटीज कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी पेज नंबर 9 पर है, और ये कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी। दोनों ही फंड हाउसेस के लार्ज एंड मिड कैप फंड हमारे सामने अब आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि फंड मैनेजर कौन है, नीलेश सुराना, अंकित जैन, कब फंड शुरू हुआ था, बेंचमार्क क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जब फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे तो वो कैसे ट्रैक करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि ये फंड अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है सारे निवेशकों के लिए जानना कि हर फंड निफ्टी और सेंसेक्स के अगेंस्ट में आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो लार्ज कैप इंडाइसेस हैं। आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड देखना है तो उसका जो राइट बेंचमार्क है, जो अप्रोप्रिएट बेंचमार्क है, उसको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI। TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसमें कि डिविडेंड यील्ड शामिल होता है। AUM 18,000 करोड़ का AUM है, कुछ भी एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड के लिए उन्होंने लिख रखा है, पेज नंबर 11 पे रेफर करिए, तो वो 11 नंबर पेज पे आपको सारी स्कीम्स के एग्जिट लोड उन्होंने साथ में लिख रखे हैं, वहां पर मिल जाएंगे। प्लान्स रेगुलर और डायरेक्ट ये सारे निवेशकों को पता है। अब अच्छी बात यह है कि फैक्ट शीट में आपको रेस्ट्रिक्शंस अगर कुछ होते हैं स्वाति, तो वो पता लग जाते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ लिख रखा है कि इन्होंने लमसम बंद करके रखा है, बंद कर दिए हैं, लमसम और स्विच इन सारे ही बंद है। और जैसा कि सारे निवेशकों को पता होगा कि इमर्जिंग ब्लू चिप बिकॉज थोड़ा बड़ा स्कीम बन गया, 18,000 करोड़ का AUM हो गया, वो सिर्फ आजकल SIP लेते हैं महीने का 2,500 रुपए उस एक पैन पर पैन ज्यादा नहीं लेते हैं, राइट। आपको NAV देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निवेशकों को देखनी है वो है टॉप होल्डिंग्स और सेक्टोरल एलोकेशंस। थोड़ा सा जूम इन करेंगे क्या इससे? हाँ जी बिल्कुल, दैट्स अ गुड पॉइंट। गुड इनफ, बेटर। ओके, सो ये देखिए टॉप 10 होल्डिंग्स और टॉप 10 सेक्टर्स, राइट। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो टॉप 10 कंपनियां हैं इनके पोर्टफोलियो में, वो पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत है। तो अगर आप देखें अदर इक्विटीज, ये बोलते हैं 60%, विच मींस अदर देन टॉप 10 होल्डिंग 60% है। तो इसका मतलब टॉप 10 होल्डिंग्स जो है वो मिलाकर कुछ 40% पोर्टफोलियो का हिस्सा हो रही है। तो इसका मतलब पोर्टफोलियो काफी हद तक डाइवर्सिफाइड है, टॉप 10 होल्डिंग्स में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, राइट। काफी जगह आप देखेंगे कि कुछ कुछ स्कीम्स में टॉप 10 होल्डिंग्स में 60-65% पोर्टफोलियो का होता है। उसका मतलब कि उनकी वो जो टॉप 10 की परफॉर्मेंस पे जो निर्भर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है वहां पर, राइट। अब यहाँ पर भी आप एक क्विक रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं कि किस तरह की स्कीम्स उन्होंने पोर्टफोलियो में ले रखी है। आप देखिए बैंक्स काफी हैं, सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ले रखी है इन्होंने, ICICI, HDFC, एक्सिस तीनों ले रखी है, स्टेट बैंक भी ले रखी है। कुछ अंडर वैल्यूड जिसे बोला जाएगा, या थोड़े से लो मल्टीपल स्टॉक्स जैसे SBI हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, इन्होंने ये भी ले रखे हैं, राइट। सो दिस गिव्स अ गुड दिस थिंग कि थोड़ा सा चीपर स्टॉक्स भी इन्होंने पोर्टफोलियो को ले रखे हैं जहां पर वैल्यू अनलॉकिंग की चांस ज्यादा है। रिलायंस देखिए, अमूमन रिलायंस और HDFC, ICICI बैंक आपको सारे पोर्टफोलियोज में दिखेंगे बिकॉज ये इंडेक्स के क्रूशियल वेट्स हैं। तो मोस्टली लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सारे फंड्स मोस्टली ये सारे स्टॉक्स लेकर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। परसेंटेज डिफर करेगा। हैव अ क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ जी बिल्कुल। सो नॉर्मली कहते हैं कि जब आप कोई भी फैक्ट शीट खोलेंगे, सबसे पहले आपको देखना ये चाहिए कि भाई ये फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, या फिर पोजीशनिंग क्या है, या फिर अप्रोच क्या है, जो भी इसको कह लीजिए आप। वो मुझे मेरे के इस फैक्ट शीट में इस पेज पे एटलीस्ट नहीं दिख रहा, पहली बात। दूसरी चीज, हम लोग कहते हैं कि फंड मैनेजर ट्रैकर, फंड मैनेजर के नाम, तो इसमें से बहुत सारी डिटेल्स तमाम तरह की वेबसाइट पे आजकल मिल जाती हैं हमें, राइट।
तो बिल्कुल। उसमें लेकिन मुझे ये जानना हो कि भाई ये फंड मैनेजर कब से था, कितना पुराना है, ये और वो बाकी कौन कौन से फंड मैनेज करता है, तो कुछ तो एक्सपीरियंस के नाम पे मेरे पास उनका होना चाहिए, डिटेल होनी चाहिए, डिटेल। तो वो डिटेल कहाँ मिलेगी मुझे? काफी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। स्वाति, मेरे को लगता है यहाँ पर अगर आप शुरुआत में जाएंगे इस फंड फैक्ट शीट की, हम्म। तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये देखिए, ये इनका सॉरी, स्नैपशॉट में ये नहीं? स्नैपशॉट है और ऊपर अच्छा। जाना पड़ेगा शायद हमें। हाँ। एक सेकेंड। हाँ, ओके। और ओके, ऊपर गॉट। शायद, एक सेकेंड। हम्म। नहीं, इससे आई थिंक हाँ हाँ, नीचे। वो नीचे चला गया, सॉरी सॉरी। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, यहाँ पर। सो ये देखिए, ये पेज नंबर 11 पे है। हर फंड फैक्ट शीट का थोड़ा सा लेआउट अलग होता है, आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इन्होंने जो हम्म। ऑब्जेक्टिव और स्कीम किस तरह की है और उसके हम्म। फंड मैनेजर की डिटेल्स और सब यहाँ दे रखी है। तो अगर आप हम्म। देखें, एक्चुअली आपने क्वेश्चन सही किया था। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए किसी भी हम्म। स्कीम का, कि वो ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव से मेल खाता है या नहीं मेल खाता है। हम्म। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखिए, अब उसमें भी क्या है स्वाति, कि सारे फंड टीम्स एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड ऑब्जेक्टिव रखती हैं। ये कंपनी का विजन और मिशन स्टेटमेंट की तरह है। ओके। बहुत कम कंपनीज उस पर टाइम स्पेंड करके उसे बिल्कुल शार्प और पॉइंटेड बनाती है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो सारे फंड उसे काफी ब्रॉड रखते हैं ताकि वो कुछ भी कर पाए उसके अंदर। बट कुछ कुछ हम्म। स्कीम्स एक्चुअली बहुत अच्छे से अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन करती हैं। ओके। राइट। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है पोर्टफोलियो प्राइमरीली इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटीज। तो आप ये क्लियर है कि ये इंटरनेशनल स्कीम्स नहीं ले सकते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव में क्लियर है। हम्म। लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज, यहाँ पर इन्होंने लिखा है दोनों ही तरह की कंपनीज हो सकती हैं। ओके। एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तो उन्होंने अच्छे से लिखा है, एंड द स्कीम डज नॉट गारंटी और अश्योर यू एनी रिटर्न, तो विच इज अ वेरी राइट। कॉमन थिंग। तो ये तो है। हम्म। अब जो आपने पूछा कि फंड मैनेजर कब से हैं, तो देखिए नीलेश सुराना फंड की शुरुआत से हैं। हम्म। तो 2010 का डेट लिखा हुआ था जो हमने पहले फैक्टशीट खोली थी, तब से नीलेश सुराना से मैनेज कर रहे हैं। सो विच मींस बहुत ही कंसिस्टेंट है। फंड मैनेजर का कोई चेंज नहीं आया, तो सेम फिलोसफी से ये फंड चला आ रहा है इतने सालों से। हम्म। और नए फंड मैनेजर अंकित जैन, जो कि को फंड मैनेजर है, उन्होंने 2019 से इसका काम संभाला है। राइट, गॉट इट, गॉट इट। राइट, तो तो यहाँ बेसिकली दो हिस्सों में इन्होंने बांटा हुआ है, कुछ डिटेल्स अलग दी हुई है, कुछ डिटेल्स एक इंडिविजुअल फंड्स की अलग अलग उन्होंने प्लेस की हुई है। यस यस, देखिए ओके। एंट्री लोड एग्जिट लोड भी इन्होंने यहाँ दे रखा है, सारी ही स्कीम्स का कॉमन। अच्छा। और वो 2500 रुपए का जो सिप वाला क्लॉज है वो भी इन्होंने यहाँ दे रखा है। ओके, 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 राइट, राइट। लेकिन ये लेआउट आपने कहा सबका अलग अलग होता है, एक बार क्विकली दूसरा वाला भी दिखा दें कि उनका लेआउट कैसा है और हाँ उसमें जी, क्या जानकारी, क्योंकि मुझे याद है कि इनके कैनवा रोबेको में इन्होंने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एक पेज पे दिया हुआ है जो हाँ वहां हाँ पर हाँ, मिसिंग है। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो यहाँ पर कैनरा रोबेको का स्टाइल काफी अलग है, अगर आप देखेंगे तो। हम्म। इन्होंने रिस्को मीटर यहीं दे रखा है हर स्कीम के साथ में। मिराय में रिस्को मीटर अलग से दे रखे हैं सारे अलग दिया स्कीम्स हुआ के। है। इन्होंने ऑब्जेक्टिव और मेन इंफॉर्मेशन सारी यहाँ दे रखी है, मिराय में वो भी अलग हम्म। थी। तो देखिए स्कीम का हम्म। ऑब्जेक्टिव आपको यहीं मिल जाता है। बेसिकली एईएम हम्म। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको एनएवीज मिल जाएंगी, आपको एसेट एलोकेशन का पैटर्न जो है ये मिराय में नहीं था। करेक्ट। दोनों ही शीट्स में ये आपको अलग से मिलता है, मिराय में एक तीसरे शीट में। अच्छा। मिराय में थोड़ा इन्फॉर्मेशन इधर उधर है, बट यहाँ पर देखिए तो कितना लार्ज कैप में और कितना मिड कैप में डाल सकते हैं वो इन्होंने यहाँ क्लियरली दिख रखा है। जो सेबी की डेफिनेशन है, इन्होंने कुछ अलग नहीं लिखा। हम्म। फंड का एलोकेशन भी कितना है लार्ज मिड में करंटली उन्होंने यहाँ ये बताया है। नीचे, हाँ, थोड़ा ये सा देखिए, ऊपर। यहाँ सॉरी, ये गेरा। यहाँ पर। तो हम्म। करंटली ये लार्ज कैप में 54% और मिड कैप में 41% है, जो इन्होंने यहाँ क्लियरली दिखाया है। और इनका हम्म। क्या रेंज हो सकता है, 35 से 65 लार्ज कैप और 35 से 65 मिड कैप, वो सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से वो भी लिख रखा है। ओके। क्योंकि हम बहुत ज्यादा वक्त ऑलरेडी 10 मिनट निकाल चुके हैं, ये बता दीजिए एक बार अगले 3-4 मिनट में मोहित, हम्म। कि कोई एक 4 या 5 आपके हिसाब से, वो 5 या 6 या 9 या 10 चीज जितने भी आपको लगता है कि जरूरी है एक फैक्ट शीट में लोगों को देखना। ठीक है, क्विकली। सबसे हम्म। पहले आप स्कीम का ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, स्कीम हम्म। का एंट्री एग्जिट लोड जानना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत बार देखा है कि निवेशक बिना एंट्री एग्जिट लोड समझे, एंट्री लोड हालांकि किसी में नहीं होता है नहीं आजकल, होता। बट एग्जिट लोड आप जरूर समझ लीजिए। और एसेट एलोकेशन, किस तरह का एसेट एलोकेशन है, ये बहुत जरूरी है कि आपका पैसा लार्ज कैप में जा रहा है, मिड कैप में जा रहा है, कितना जा रहा है, आपको जानना चाहिए। एक बार को आपको पता होना चाहिए। फंड मैनेजर का नाम और वो कितने सालों से संभाल रहा है, ये एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है।
रिस्क रेशियोज जो है स्वाति, ये हमने पिछले सेशन में कवर किए थे आपके साथ में कि किस तरह से आप बीटा शार्प इन सबको पढ़ते हैं और कैसे क्या इनका मतलब होता है। तो उसका वीडियो लिंक चाहे तो आप फिर से शेयर कर सकते हैं। श्योर श्योर श्योर। और वो एक बार देख लीजिए। बहुत ज्यादा आउटलायर नहीं होने चाहिए कोई भी रिस्क रेशियो। अगर नॉर्मल रेंज में चल रहे हैं तो अच्छी बात है। टॉप 10 होल्डिंग्स, टॉप 10 सेक्टर्स में एक नजर घुमा लीजिए। वो इसलिए जरूरी है कि बहुत ओवर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए किसी 2-3 पर्टिकुलर नाम में। ओवर कॉन्सेंट्रेशन एक दो पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं होना चाहिए। फंड अच्छे से डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। वो आप देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 3 स्टॉक में भर के उन्होंने पैसा डाल दिया है और बाकी सब में बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 ही सेक्टर में पूरा एक्सपोजर है, बाकी सब में ना हो। तो ये बहुत जरूरी है उस लिहाज से। तो ये हो गई आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। राइट, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था एंट्री एग्जिट लोड वो सब हो चुका है। एक सेकंड, रेशियोज आपने बता दिया है ऑलरेडी कि लास्ट चीज रेशियोज। जी परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि फंड का कैलेंडर ईयर वाइज परफॉर्मेंस किस तरह से चल रहा है, सीएजीआर रिटर्न किस तरह से चल रहा है अगेंस्ट द बेंचमार्क और अगेंस्ट इन्होंने एक और इंडेक्स दिखा रखा है बीएससी सेंसेक्स टीआरआई। तो अगर आप देखेंगे ऑरेंज बार जो है वो मिराई का परफॉर्मेंस है, बाकी ब्लू बार बेंचमार्क है, ब्राउन बार बीएससी है। तो हर कैलेंडर ईयर में ऑरेंज बार ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपको लगता है कि फंड कंसिस्टेंटली लास्ट कितने सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिप का परफॉर्मेंस ₹10,000 अगर आपने डाले तो वो किस तरह से बढ़ा, वो सब ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। दो आखिरी चीज स्वाति, वो ये है, एक तो एक्सपेंस रेशियो जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है निवेशकों को जानना कि अगर वो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या एक्सपेंस रेशियो पे करेंगे और डायरेक्ट में करते हैं तो क्या पे करेंगे और क्या डिफरेंस है और वो डिफरेंस कैसे प्ले आउट करेगा, ये बहुत जरूरी है। तो अपने एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखिए। और अगर आप लोग डिविडेंड इनकम देख रहे हैं स्कीम से तो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उस पर भी एक नजर डाल दीजिएगा कि कंसिस्टेंटली फंड डिविडेंड दे रहा है या नहीं दे रहा है। जो ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए।